Hello students, this is second video over जॉन लॉक। आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन लॉक की थ्योरी को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाई एग्जैक्टली ही इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। देखिए, जॉन लॉक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। हमने देखा कि जॉन लॉक की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो है टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी वो भी हमने देखा था। जॉन लॉक बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो हॉब्स की है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहते थे उसमें, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव लाना चाहते थे एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम। साथ ही साथ ही वांटेड टू रिजेक्ट डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप या ओवरऑल जो फ्यूडल सिस्टम था उसको रिफ्यूट करना चाहते थे। तो ये जो टू ट्रिटाइजेस है या टू वर्क्स ओवर गवर्नमेंट है, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ किताबें हैं जो सरकार कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर लिखी गई हैं जॉन लॉक द्वारा। तो किताब एक ही है, उसके 2 पार्ट हैं। उसके पहले पार्ट के बारे में हमने कल चर्चा की। फर्स्ट ट्रिटाइज या अपने फर्स्ट वर्क में जॉन लॉक हैज कैटेगोरिकली कंडेम्ड रॉबर्ट फिल्मर एंड हिज बुक पैट्रियार्का, जिसमें वो फ्यूडल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं एंड डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप को लाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ट्रिटाइज हमने कल देखा था। नाउ लेट अस सी द सेकंड ट्रिटाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इस बुक ये या इस पार्ट की मदद से जॉन लॉक इस्टेब्लिश करेंगे अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो हॉब्स से थोड़ी अलग है। तो लॉक और हॉब्स के बारे में हमने कल भी देखा था कि दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, लेकिन हॉब्स बिलोंग टू दैट सिविल वॉर टाइम ऑफ 1642 to 1651 and that is why his view about human nature is very pessimistic. तो सिविल वॉर के टाइम में थे हॉब्स and that is why he has witnessed violence. Thus he concluded that human nature is selfish, nasty, brutal. और पैसन, उसके अंदर जो जोश होता है या लस्ट कह लीजिए फॉर वेल्थ एंड पावर, वो अक्सर उसके रीजन को डोमिनेट करने लगता है और उस चक्कर में फिर वो दूसरे की राइट टू लाइफ को भी थ्रेटन करने लगता है। ये हॉब्स का व्यू है अबाउट ह्यूमन नेचर विच इज पेसिमिस्टिक व्यू, जबकि लॉक बिलोंग टू दैट ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टाइम, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। तो इन्होंने देखा है कि ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग in line with reason also, and that is why his opinion about human nature is quite positive या optimistic। ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पैसन होता है, ठीक है, जोश होता है, थोड़ी लालच होती है फॉर वेल्थ एंड पावर, बट दैट पैसन इज ऑफन कंट्रोल्ड बाय रीजनिंग। तो रीजन हमेशा पैसन को बैलेंस में रखता है, दे आर इन बैलेंस्ड फॉर्म, and that is why human beings should be considered as individuals who want to further their self interest, but they just don't focus on their self interest, they try to respect interest of others also, क्योंकि उनके अंदर इतनी रीजनिंग है कि अगर हम दूसरों के इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड नहीं हो पाएंगे। सो इस कारण से ह्यूमन बींग्स दो दे आर सेल्फ सेंटर्ड येट दे रेस्पेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ अदर्स, और इस कारण से उनको कहा जाएगा कि दे आर इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स। सो दे वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट बट ऑल्सो रेस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो ह्यूमंस आर सेल्फ सेंटर्ड but they are capable of considering interest of others also because they are rational also, and they understand कि अगर हम दूसरों के राइट्स को और इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे भी राइट्स और इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट नहीं करेगा और इस तरीके से क्यूज फैल जाएगा। तो ये है डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन नेचर बिटवीन हॉब्स एंड लॉक। इसके पीछे कारण है द टाइम, देयर एक्सपीरियंस, and we have already discussed कि every thinker is child of his time। और लॉक इसी के बेसिस पे अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं। वो अपने हिसाब से बताएंगे कि स्टेट कैसे बना होगा, उसका क्या मकसद होगा। तो लॉक हॉब्स के ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी
के ट्रेडिशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ उसको लेकर के वो काफी बदलाव कर देंगे। तो लॉक का स्टेट ऑफ नेचर देखते हैं। लॉक के हिसाब से जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, जब स्टेट नहीं बना था, तब स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? इट इज ऑफ कोर्स ए हाइपोथेटिकल कंडीशन। ये कोई हिस्टोरिकल एनालिसिस तो हो नहीं रही है, बट थिंकिंग के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे सोचा जा रहा है कि स्टेट बनने से पहले क्या कंडीशंस होंगे। तो लॉक कहते हैं कि चूंकि पीपल आर गाइडेड बाय रीजन and their reason is able to control their passion, and everyone is following self interest but enlightened self interest, यानी कि respecting interest of others also. That is why state of nature will be state of peace, mutual assistance. जनरली लोग एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह रहे होंगे। अनलाइक हॉब्स ने क्या कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर विल बी अ वॉर लाइक कंडीशन, इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। बट लॉक ऐसा नहीं कहते। लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में एक पीसफुल हार्मोनियस कंडीशन बना रहेगा। और स्टेट ऑफ नेचर में जब स्टेट नहीं है तब भी लोग एक दूसरे के कम से कम 3 अधिकारों को तो जरूर रिस्पेक्ट कर रहे होंगे। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लोग दूसरे के लाइफ को, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को इनक्रोच नहीं करते होंगे, बिकॉज दे आर हैविंग रीजन विच बैलेंसेस देयर पैशन। मन तो करता होगा कि दूसरे की संपत्ति छीन लें, लेकिन उनको पता है, दे आर रैशनल इनफ कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई हमारी भी छीन सकता है। तो इसलिए हमें लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और इस तरीके से इंसान एक इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट वाला इंडिविजुअल था, इवन इन द स्टेट ऑफ नेचर। एंड ये जो नेचुरल राइट्स हैं, इनको इंसान फॉलो करता था इवन इन स्टेट ऑफ नेचर, तो उसको कहा जाएगा नेचुरल लॉ। राइट्स क्या है? अधिकार। और उन अधिकारों को इंश्योर कराने के लिए आप कुछ तौर तरीके फॉलो कर रहे हैं, एक नियम फॉलो कर रहे हैं, जबकि कोई सरकार ने नियम नहीं बनाए हैं। स्टेट ऑफ नेचर में भी आप कुछ नियम फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा ये जमीन आपकी है तो मैं इस पे इंक्रोच नहीं करूंगा। तो इन स्टेट ऑफ नेचर people were aware of natural rights of others, and guided by that awareness of natural rights of others, people followed some natural law according to which they respected others natural right of life, liberty and property. तो स्टेट ऑफ नेचर के लिए कहते हैं लॉक कि स्टेट ऑफ नेचर में भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। स्टेट ऑफ नेचर एकदम केयोटिक नहीं था जैसा हॉब्स ने कहा है। और ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा आर्ग्यूमेंट क्यों देते हैं लॉक, वो भी आप समझ गए हैं, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन नेचर इज क्वाइट पॉजिटिव। तो ही सेड कि सोसाइटी एग्जिस्टेड इवन इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ बढ़िया था इन द स्टेट ऑफ नेचर, तो आखिर सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप ये मत भूलिए कि हॉब्स हो या लॉक हो या कोई भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हो, उसका पहला गोल यही होता है कि वो एक्सप्लेन करे कि हाउ एंड व्हाई स्टेट वाज क्रिएटेड। आखिर स्टेट बनाया क्यों गया है? क्योंकि अगर हम इस बात को समझ पाएंगे तभी हम स्टेट को उस हिसाब से रन करने के लिए मोटिवेट कर पाएंगे। जिस मकसद से, जैसे आपको बात पता लग गई कि लैपटॉप बनाया गया है उस पर काम करने के लिए, आपको उसका पर्पस समझ आएगा, तब तो आप उसको सही तरीके से उसका उपयोग कर पाएंगे। साइकिल बनाई गई है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आपको पर्पस समझना जरूरी है। याद कीजिए जो अरिस्टोटल ने कहा था, एवरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बेसिकली ट्राइज टू एक्सप्लेन कि व्हाई एंड हाउ स्टेट केम इनटू बीइंग। प्लेटो कहते हैं कि स्टेट केम इनटू बीइंग इन ऑर्डर टू इंश्योर कि एवरी इंडिविजुअल वर्क्स एज पर हिज और हर डोमिनेंट ट्रेट।
अरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट केम इनटू बीइंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अस कंड्यूसिव सिचुएशन सो दैट वी अटेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ, दैट इज हैप्पीनेस। हॉब्स कहते हैं स्टेट या लेवियाथन केम इनटू बीइंग इन ऑर्डर टू इंश्योर आवर राइट टू लाइफ। ठीक है, और अब लॉक की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, और लॉक कह रहे हैं कि स्टेट आने से पहले भी सब कुछ अच्छा ही था, क्योंकि इंसान हार्मोनियस होता है, इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करता है। सवाल ये उठता है कि सोसाइटी एग्जिस्टेड इवन बिफोर स्टेट ऑफ नेचर, देयर वाज नो केओस, देन व्हाई स्टेट वाज नीडेड। तो इसका जवाब देते हैं लॉक। वो कहते हैं कि कुछ इनकन्वीनियंसेस थे इवन इन द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में भी कुछ परेशानियां थी इंसानों को। क्या परेशानियां थी? कोई स्टैब्लिश्ड लॉ नहीं था। लॉ या नियम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपनी समझ के हिसाब से, कि मेरी समझ है कि ये आपकी जमीन है, इस पे मैं इंक्रोच नहीं करूंगा। बट कभी कभार डिस्प्यूट हो जाता था, क्योंकि कोई एक एस्टैब्लिश्ड नियम नहीं है, उन नियमों को इन्फोर्स करने वाली कोई वेल डिफाइंड अथॉरिटी नहीं है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही। किसी ने कहा कि ये जमीन मैंने साफ किया है और अब ये जमीन मेरी हुई। इसने कहा आपकी कैसे हो गई जी? पहले तो पिछले साल तो मैंने इसकी सफाई की थी, फिर जंगल हो गया, वो बात अलग है, तो मैं अगले साल अब फिर से सफाई करने ही वाला था, आपने उसके पहले सफाई करके अब जमीन कह रहे हैं कि आप मेरी है। तो ये सब छोटे छोटे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते थे, बिकॉज देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड लॉ, देयर वाज नो इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव पावर, एंड दैट इज वाई लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, दो दे वेयर नेचुरल राइट्स, और लोग उसका रेस्पेक्ट करते थे, इन नियमों का पालन करते थे कि लोगों के लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को वॉलेट ना करें, यानी कि नेचुरल लॉ था, बट वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं था, क्योंकि एक इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी नहीं थी या कोई एक इफेक्टिव एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी नहीं थी। कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी थे, अब हर आदमी इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट वाला हो या रीजन उसका पैशन को बैलेंस करे, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोभी लोग हैं, जोशीले लोग हैं, जिनका पैशन जो है कई बार डोमिनेट कर जाता है, दूसरों की लाइफ को भी थ्रेटन कर देते थे, किसी का मर्डर कर दिया, तो ये भी कभी कभार हो जाता था। एंड रॉन्ग डूअर्स को पनिश करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो ये सब इनकन्वीनियंसेस थे। ओवरऑल लाइफ वाज गुड, हार्मोनियस, सोसाइटी वाज देयर, बट सम इनकन्वीनियंसेस वेयर देयर, एंड दस लॉक सेड कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लोग एक साथ आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर उन्होंने स्टेट बनाया। तो ये है लॉक का डिस्क्रिप्शन कि हाउ स्टेट केम इनटू बीइंग, और चूंकि इस पर्पस से आया है इसलिए स्टेट को ऐसा ही होना चाहिए। हर थ्योरिस्ट यही बताएगा कि मेरे हिसाब से स्टेट इसलिए बनाया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए। तो लॉक के हिसाब से स्टेट को बनाया गया है ताकि वो इन इनकन्वीनियंसेस को डील करे। अब लॉक कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की गई, असल में वो एक नहीं, उसमें दो कॉन्ट्रैक्ट्स थे। हॉब्स के हिसाब से एक ही कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी मदद से लेवियाथन बनाया गया, और फिर लेवियाथन को ऑल एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया ताकि वो हमारे राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे। लेकिन लॉक कहते हैं कि दो कॉन्ट्रैक्ट थे। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था उसको कहा गया है कि उसकी मदद से सिविल सोसाइटी बनाई गई। उसी समाज में लोग रह रहे हैं, सोसाइटी इन द स्टेट ऑफ नेचर, ये वाला सिचुएशन है कि अभी स्टेट आया नहीं है, लोग रह रहे हैं सोसाइटी इन द स्टेट ऑफ नेचर, लेकिन उनको कुछ कुछ इनकन्वीनियंसेस हो रहे हैं, कभी कभार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। इन्होंने कंसेंसस से, समाज के सारे लोग एक साथ आए, कंप्लीट कंसेंसस से इन्होंने फैसला किया कि आज से हम लोग एक पॉलिटिकल यूनिट का हिस्सा होंगे, क्योंकि अब स्टेट बनाने की शुरुआत हो रही है। तो सोसाइटी वाज टर्न इनटू या कन्वर्टेड इनटू सिविल सोसाइटी या अ पॉलिटिकल सोसाइटी, एक ही बात है। तो सोसाइटी वाज देयर जहां लोग एक दूसरे को के राइट्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बट नाउ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड एंड पीपल म्यूचुअली अग्रीड टू कन्वर्ट देयर सोसाइटी इनटू अ पॉलिटिकल या सिविल सोसाइटी। क्या मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सोसाइटी को सिविल सोसाइटी में कन्वर्ट किया। सिविल सोसाइटी में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि लोगों ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया
कि हम सबके 3 अधिकार हैं, फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना लिखित रूप से कि हमारे 3 अधिकार हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये सोसाइटी के केस में भी एक मानसिक तौर पे लोग समझते थे कि हमारा नेचुरल राइट है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लेकिन सिविल सोसाइटी बना करके आफ्टर साइनिंग द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट वी हैव राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। साथ ही साथ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने यह भी अग्री किया कि इन 3 अधिकारों के अलावा, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के अधिकारों के अलावा बाकी जो अधिकार हैं कि कानून बनाना, कानून को इम्प्लीमेंट करना, कानून अगर वॉलेट होता है तो उस केस में उसको एडजुडिकेट करना, ये अधिकार अब हम लोग सरेंडर कर रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, स्टेट ऑफ नेचर में कानून को लेकर के डिस्प्यूट हो गया तो हर आदमी अपने हिसाब से फिर उसको इंटरप्रेट करता था, तो एवरीवन वाज जज इन देयर ओन केस। जैसे नॉर्मली आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, अब वहां पे कोई थर्ड अंपायर और तमाम आईसीसी ये सब तो है नहीं, आप आउट हो गए, अब आपको लगता है कि आप आउट नहीं हैं, आपके दोस्त को लगता है कि आप आउट हैं, अब दोनों में डिफरेंसेस हो गए, कह रहे यार तुम आउट हो, कह रहे हैं कहाँ आउट हूं, मैं आउट नहीं हूं। कभी इस तरीके का मामला जब होता है तो उस केस में आप दोनों ही अपने अपने केस के जज हो गए। और ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर जनरल मैटर्स लोगों ने अग्री किया एज ए रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कि देखो हम सब लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सिविल सोसाइटी बनाते हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं कि वी हैव राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विच इज एन इनएलिएनेबल राइट, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, सरकार भी नहीं। और फिर वो कहते हैं कि इसके अलावा जो हमारा अधिकार है कि अपने मामले में हम खुद ही कानून को एडजुडिकेट करते हैं, वो सब अधिकार हम गिव अप कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। उन मामलों में अब सरकार फैसला करेगी। अब सरकार कौन होगी, उसके लिए सेकंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें लोग, जो सिविल सोसाइटी अब बन चुकी है एज ए रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब लोग जो हैं वो वोटिंग करके और मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे सरकार बनाएंगे। और उस सरकार का काम होगा कि कानून बनाए, लेजिस्लेट करे, फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट करे यानी कि एग्जीक्यूट करे, और अगर कानून को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है या कोई वॉलेट करता है तो उसको एडजुडिकेट भी करे। तो सरकार के 3 विंग्स होंगे और तीनों का अलग अलग काम होगा। तो यहां से लॉक की थ्योरी में हमें दिखता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये सब आखिर पॉलिटिकल थिंकर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो स्टेट्स जिन जिन नियमों को फॉलो करते हैं, उन नियमों को पहली बार देने वाले आखिर कौन पॉलिटिकल थिंकर्स थे। तो आज के टाइम में आपको पता है कि गवर्नमेंट के भी 3 विंग्स होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज एंड सेपरेशन ऑफ पावर इज फॉलोड, दैट इज ट्रेस्ड फ्रॉम लॉक। लॉक कहते हैं कि सरकार ऐसे बनाई गई, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से लोगों ने राइट्स आइडेंटिफाई किए, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को, और ये भी कंक्लूड किया कि हम लोग खुद कानून नहीं बनाएंगे और इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट से लोगों ने आपस में, सिविल सोसाइटी जब बन गई तो अब सिविल सोसाइटी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट बनाया और बोला कि अब गवर्नमेंट का काम होगा कानून बनाना, इंप्लीमेंट करना और एडजुडिकेट करना। और इन कानून की मदद से सरकार मेनली क्या करेगी, हमारे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि सरकार के काम को एकदम लिमिट कर दिया कि सरकार का काम इतना ही है कि हमारे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। सो यहीं से हम देख सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि आपको हमारे इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। तो जो हमारे अधिकार हैं, हमारे इनएलिएनेबल राइट्स हैं, वो असल में सरकार के लिए एक लिमिटेशन है। आप ध्यान से सोचिए, जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका स्रोत, उसका सोर्स नेचुरल राइट्स ही हैं। जो लॉक ने जिसकी चर्चा की और कहा कि नेचुरल राइट्स आर इनएलिएनेबल, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं। पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं उनका एसेंस यही तो है कि ये वो अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। एसेंस तो यही है, कोई नहीं छीन सकता इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट।
तो लॉक की थ्योरीज में हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का काम है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना। वो राइट्स हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती। तो यहां से हमें दिखता है थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इटसेल्फ इज लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड बाय व्हाट? रिस्ट्रिक्टेड बाय द आइडिया that it has to protect our natural rights. It cannot become totalitarian, authoritarian. So यहां से हमें दिखता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब द गवर्नमेंट इज इटसेल्फ बाउंड बाय सर्टेन लॉ रिस्ट्रिक्शंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे जो लॉ है ये कोई ऑर्डिनरी लॉ के फॉर्म में नहीं है। रूल ऑफ लॉज पे यहाँ हमारा मतलब है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड विच इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो बाउंड, और सरकार के ऊपर जो सबसे बड़ा बाउंडेशन होता है वो होता है फंडामेंटल राइट का। और जो पॉलिटिकल थिंकर लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहा है, जो पॉलिटिकल थिंकर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की या रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स एज ए रिस्ट्रिक्शन ओवर गवर्नमेंट की बात कर रहा है, यानी कि सरल भाषा में वो पॉलिटिकल थिंकर इंडिविजुअल के लिबर्टी की बात कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई लॉक इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। ये आइडिया जो है लॉक के, वो भारत या उसके पहले अमेरिका के संविधान बनाने में इन आइडियाज का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, इंस्पायर्ड बाय लॉक्स आइडिया ओनली। वहां पे लॉक ने कहा है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर फंडामेंटल राइट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज आवर फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान में पार्ट 3 आपको पता ही है हमारे तमाम फंडामेंटल राइट्स से हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ एंड लिबरलिज्म are interrelated ideas, and these ideas are traced from John Locke. That is why John Locke is considered as father of liberalism. जो modern political systems हैं ज़्यादातर देशों में, उनको इंस्पायर जॉन लॉक नहीं किया है। उनकी ये जो थ्योरी है, जो उनका बुक है टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, उसका सेकंड ट्रिटाइज में उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। कॉन्ट्रैक्ट 1 की मदद से natural rights have been given official recognition. Sasi of people have surrendered the right to be judge in their own case. They have agreed that there will be a government, and government will make law, execute law and adjudicate law, means separation of power. Plus the laws formed by the government will be solely to protect natural rights and uphold natural law. That means the government cannot make law whatsoever it wants to. It cannot be arbitrary in its law-making activity. Government is also bound by natural law. Those natural laws are essence of any constitution, American constitution या Indian constitution. लोगों के अधिकार सरकार बनने से पहले से जो थे, लोग जिन नियमों का पालन सरकार बनने के पहले से कर रहे हैं, सरकार के कॉन्सेप्ट आने के पहले से कर रहे हैं, वो नियम सरकारों के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। उन नियमों से सरकार भी बाध्य होगी। रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, फादर ऑफ लिबरलिज्म। अब जरा देखते हैं कि व्हाट स्टेप एक्चुअली विल बी टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। आखिर सरकार एग्जैक्टली बनेगी कैसे? एक जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट से सरकार बनेगी वो ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा? तो लॉक कहते हैं कि देखिए, जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लोगों ने डिसाइड किया है कि अब सोसाइटी को हम लोग सिविल सोसाइटी बनाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कंसेंसस के बेसिस पे होगा, यानी कि इसमें हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी को अग्री करना होगा, और जो उन्होंने किया होगा पहली बार, तभी जाकर के अलग अलग देशों में ये स्टेट बना है। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके मदद से सिविल सोसाइटी बनी है, इट इज डन ऑन कंप्लीट कंसेंसस। और उस कंसेंसस बनने के बाद, ये सिविल सोसाइटी बनने के बाद, लोगों ने एक चीज और कमिट किया एक दूसरे को कि अब से जो भी फैसला होगा
वो मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे होगा, ऐसा लॉक कह रहे हैं। देखिए, कोई भी ये नहीं क्लेम कर रहा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, वो सब लॉजिक के बेसिस पे कह रहे हैं कि ऐसा ही तो हुआ होगा, और क्या हुआ होगा। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने सिविल सोसाइटी बनाई, और फिर सिविल सोसाइटी में उन्होंने एक दूसरे को कमिट किया अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। इन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ पीपल committed to each other कि from now on every decision will be taken by the civil society on the basis of majority of votes, क्योंकि हर फैसला कंसेंसस से नहीं हो सकता। और फिर इन्होंने मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस पे तय किया होगा कि सरकार कैसे बनेगी। अलग अलग समाजों में वहां पे जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने वोट करके तय किया होगा कि हमारे यहाँ की सरकार कैसी होगी। तो कहीं पे मोनार्की बनाई गई, कहीं पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, कहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो वो सब कुछ वोटिंग के बेसिस पे फैसला हो। जैसे ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, साथ ही साथ वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो सिविल सोसाइटी बन गई, और सिविल सोसाइटी ने अब कहा कि कंसेंसस से तो हमने सिविल सोसाइटी बना दिया, फंडामेंटल राइट्स आइडेंटिफाई कर लिए, नेचुरल राइट्स आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन आगे से हम सरकार बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी ने वोट किया कि हमारे यहाँ पे सरकार होगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कहीं पे वोट किया कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री होगी, कहीं पे प्रेसिडेंशियल। तो ये बेसिकली संविधान बनाने की प्रक्रिया हो रही है कि संविधान जब बनाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि हमारे यहाँ पे सरकार ऐसी होगी। वो फैसले जो हैं वो मेजॉरिटी वोट से होंगे। अब जो सरकार बनी, जिस भी तरीके की सरकार बनी, पहले तो ये तय किया गया कि कैसी सरकार होगी, मोनार्की होगी, पार्लियामेंट्री होगी, प्रेसिडेंशियल होगी, और फिर जैसी भी सरकार होगी उसको चुनने के लिए भी फिर से मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे फैसला किया गया होगा। तो आई जस्ट होप कि आप ये बात समझ रहे हैं कि पहला कॉन्ट्रैक्ट में जो पहला एक्शन है सोसाइटी को सिविल सोसाइटी में कन्वर्ट करने का, ये बस कंसेंसस के बेसिस पे हुआ है, और वहीं पे इन्होंने अग्री किया कि अब आगे से सारे फैसले मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे होंगे, और मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे तय किया जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट विल बी फॉलोड। और जो भी टाइप तय किया गया, अब उस गवर्नमेंट को चुनने के लिए चाहे प्रेसिडेंशियल हो चाहे पार्लियामेंट्री हो, वहां पे भी मेजॉरिटी वोट का फैसला होगा। और जो मेजॉरिटी का कंसेंट होगा, जिस तरीके से मेजॉरिटी चाहेगी, वही माना जाएगा कंसेंट ऑफ ऑल, सबका कंसेंट माना जाएगा। यहां पे थिंकिंग ये है कि सरकार बनने से पहले जब पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वहीं पे सबने कंसेंसस से एग्री किया था कि आगे जो भी फैसला होगा मेजॉरिटी से होगा। अब उसके बेसिस पे हमने सरकार चुनी। जैसे मान लीजिए, एक समझने के लिए, वैसे तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है एंड ऑल, बट फिर भी इलेक्शन हुआ भारत में 2024 में, और मेजॉरिटी सीटें आई भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए उनके नेता प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। तो जिन्होंने मेजॉरिटी लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने तो सीधा सीधा कंसेंट दिया है मोदी जी को, उनका एक्सप्लिसिट कंसेंट है। लेकिन जो माइनॉरिटी हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, तभी तो उनके नेता नहीं जीत पाए, उन्होंने भी टैसिट कंसेंट दिया है मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, ऐसा माना जा सकता है। तो मेजॉरिटी हैज गिवन एक्सप्लिसिट कंसेंट एंड माइनॉरिटी हैज गिवन टैसिट या इनडायरेक्ट कंसेंट। हाउ वी कैन से कि माइनॉरिटी हैज गिवन टैसिट या इनडायरेक्ट कंसेंट? तो इसके लिए लॉक कहते हैं कि देखो, जब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था जिसकी मदद से सिविल सोसाइटी बनाई गई थी, वहीं हम सब ने अग्री किया था ना कि आगे से अब सारे फैसले मेजॉरिटी वोट से होंगे। अब मेजॉरिटी वोट में हो सकता है कि मेरा ओपिनियन जो हो वो मेजॉरिटी ना हो, मेरा ओपिनियन माइनॉरिटी में हो जाए, लेकिन हमने अग्री तो किया था कि आगे से सारे फैसले वोटिंग से होंगे। तो ये वही बात हो गई कि क्लास में पहले सबने मिल करके फैसला किया कि वोटिंग के बेसिस पे हम मॉनिटर चुनेंगे क्लास का। ठीक है, ये फैसला सबका था। उसके बाद फिर दो लोग मॉनिटर पद के लिए इलेक्शन में सामने आए,
आपने जिसको वोट किया वो हार गया, वो नहीं जीत पाए क्योंकि उसको ज्यादा वोट्स नहीं मिल पाए। तो बेसिकली जो जीता, जो मॉनिटर बना, उसको आपने वोट तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी माना जाएगा कि आपने इनडायरेक्टली उसको कंसेंट दिया, आपका टैसिट कंसेंट था। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनली पहले ही मान लिया था कि सारे फैसले मेजॉरिटी वोट से होंगे और उसको मेजॉरिटी वोट मिला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिंस आई डिड नॉट वोट फॉर यू सो आई विल नॉट ओबे यू। Everyone has given consent. Majority has given direct explicit consent and minority has given indirect या tacit consent, because originally in the first contract itself everyone agreed कि we will choose our form of government through majority vote and then whatever form of government is decided, अब उस form of government के हिसाब से हम अब अपनी सरकार चुनने के लिए कि कौन असल में सरकार चलाएगा, who will be the expression of that government। जैसे भारत सरकार है और उसको रन कर रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो भारत सरकार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो भी तय हुआ मेजॉरिटी वोट पे। और फिर अब उसमें कौन बैठेगा, कौन उसको चलाएगा, वो भी मेजॉरिटी वोट पे तय हुआ। और जो माइनॉरिटी जिन्होंने सीधा सीधा उनको वोट नहीं दिया है, इनडायरेक्टली उन्होंने भी उनको टैसिट कंसेंट दिया है, बिकॉज पहले ही तय कर लिया था सबने कि हम लोग फैसला करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। तो इस तरीके से सरकार बनेगी इन लॉक। तो ये है लॉक का कॉन्सेप्ट। अब लॉक का हॉब्स के साथ कंपैरिजन बहुत जरूरी है, तब जाकर के क्लैरिटी आएगी। यहां से खूब प्रश्न भी बनते हैं यूपीएससी में, ऑप्शनल पेपर में। तो हॉब्स को एक बार क्विकली तरह देखते हैं। हॉब्स के हिसाब से मैन इज डोमिनेटेड बाय पैशन, उसके अंदर लोभ, जोश फॉर वेल्थ एंड पावर ज्यादा रहता है, और यही कारण है कि स्टेट ऑफ नेचर में वॉर लाइक कंडीशन बना रहता है। लाइफ इज नास्टी ब्रूटिश, व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज गाइडेड बाय पैशन। उस चक्कर में लोगों का जो नेचुरल राइट है, राइट टू लाइफ या राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, वो अक्सर वायलेट हो जाता है इन स्टेट ऑफ नेचर। और इसी कारण से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना करके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर कर एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी बनाई गई लेवियाथन, जिसको काम दिया गया कि हमारे राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे। वहीं लॉक की बात की जाए तो लॉक का मानना है कि पैशन एंड रीजन आर इन बैलेंस एंड रीजन इज एबल टू कंट्रोल पैशन, एंड दैट इज व्हाई स्टेट ऑफ नेचर इज पीसफुल and state of mutual assistance. And people even in the state of nature enjoyed natural rights like life, liberty and property, but they are used to have some inconveniences, and that is why social contracts, two contracts were signed, जिसके मदद से एक लिमिटेड स्टेट बनाया गया जिसका काम है हमारे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। साथ ही साथ स्टेट को काम दिया गया है कि वो कानून बनाएगा, इंप्लीमेंट करेगा और एडजुडिकेट करेगा विद द मेन गोल कि वो हमारे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाए। अब कल के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे, कल आखिरी वीडियो आएगा लॉक पे, वहां पे हम देखेंगे कि लॉक ने कुछ ज्यादा ही फोकस किया है राइट टू प्रॉपर्टी पे, और वो इसलिए क्योंकि लॉक वाज एक्चुअली विलिंग टू इंश्योर राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द इमर्जिंग बॉर्जुआ क्लास। तो लॉक इस हद तक कह बैठेंगे कि द सोल पर्पस फॉर विच मैन हैज क्रिएटेड कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ से हमारा मतलब है गवर्नमेंट, इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इवन अमंग्स दिस थ्री natural rights, Locke has given highest importance to property, and that is why he is called thinker of bourgeois class. थोड़ा और कंपेयर करते हैं हॉब्स और लॉक को। हॉब्स एंड लॉक का व्यू ऑन लॉ, कानून का क्या मतलब है, नियमों का क्या मतलब है हॉब्स की थ्योरी में और लॉक की थ्योरी में। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। नेचुरल लॉ की जहां तक अगर बात की जाए, यानी कि नियम या लॉ ड्यूरिंग स्टेट ऑफ नेचर, उसको लेकर के हॉब्स कहते हैं कि इसका मेन मकसद था टू प्रोटेक्ट आवर राइट टू लाइफ। वैसे 19 तरीके के नेचुरल लॉ आइडेंटिफाई किए हॉब्स ने, बट उसका मुख्य मकसद था कि हमारे राइट टू लाइफ, या दूसरे शब्दों में कहें तो राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करे। जबकि नेचुरल लॉ की बात लॉक ने भी की है, बट नेचुरल लॉ ड्यूरिंग स्टेट ऑफ नेचर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी।
अब इनके एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो हॉब्स कहते हैं कि नेचुरल लॉ था तो ड्यूरिंग स्टेट ऑफ नेचर, लेकिन वो बार बार वायलेट होता था क्योंकि पीपल आर गाइडेड बाय देयर पैशन, and that is why this law did not function as real law because it was not enforced. There was no any authority to enforce. इसी कॉन्टेक्स्ट में हॉब्स कहते हैं कि कोवेनेंट्स विदाउट स्वर्ड्स आर बट वर्ड्स। कोवेनेंट से हमारा मतलब है यहाँ लॉ। तो लॉ बिना डर के, लेवियाथन और इस तरह की किसी अथॉरिटी के बिना, तो वो बस शब्द है और वो बार बार वायलेट हो रहा था। इसीलिए नेचुरल लॉ को रियल लॉ की तरह आइडेंटिफाई नहीं किया है हॉब्स ने। उन्होंने कहा नेचुरल लॉ थे बट दे वर एब्स्ट्रैक्ट, दे डिड नॉट फंक्शन लाइक रियल लॉ। जबकि लॉ क्या कहते हैं कि सोसाइटी एग्जिस्टेड इवन बिफोर स्टेट ऑफ नेचर एंड पीपल वुड लार्जली generally respected natural law. So natural law existed even in the state of nature, and these laws mainly aimed at protecting our rights to life, liberty and property. अब बात की जाए पॉजिटिव लॉ की। पॉजिटिव लॉ मतलब लॉ मेड बाय द स्टेट, जो लॉ सरकार बनाती है इन स्पेसिफिक या एक्सप्रेस्ड मैनर। हॉब्स इसी को लॉ मानते हैं। हॉब्स डज नॉट कंसिडर नेचुरल लॉ एज ए रियल लॉ, क्योंकि उसकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी तो है नहीं, और इसीलिए हॉब्स को कहा जाता है फादर ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, क्योंकि जो कानून सरकार बनाएगी उसी को वो कानून मानते हैं। नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में जो लॉ है वो ऑफन वायलेट हो रहा है, उसकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी फैक्टर नहीं है। दैट इज व्हाई हॉब्स हैज गिवन प्रायोरिटी टू पॉजिटिव लॉ ओवर नेचुरल लॉ। ही सेज कि पॉजिटिव लॉ इज एक्चुअल रियल लॉ, नेचुरल लॉ इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, इट डज नॉट फंक्शन इन रियलिटी। तो जो सरकार कहेगी वही है कानून और जनता को वही मानना है। नेचुरल लॉ में क्या था, नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको एक बात समझ आएगी कि हॉब्स के आइडिया जो हैं यही मोर और लेस फॉलो होते हैं यूके में आज तक। वहां पे जो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया वो कानून सबके ऊपर लागू होगा। उस कानून को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है ऑन द ग्राउंड कि इट इज गोइंग अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं। कोई इस ग्राउंड पे भी नहीं क्वेश्चन कर सकता है कि दिस लॉ इज इन एसेंस या इन स्पिरिट अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज या राइट टू लाइफ, लिबर्टी। उस ग्राउंड पे भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक है नहीं। पहली बात, उनके लिए पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट ने जो भी कानून पास कर दिया वही कानून है और वो अब सब लोगों को मानना है। इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स any constitution because there is no written constitution, or it cannot be challenged in a court of law that the particular law passed by the parliament is against some higher human values या some natural rights या natural laws because they don't identify natural laws. So इस तरीके के सिस्टम को कहा जाता है कि here concept of procedure established by law is followed. Parliamentary supremacy, जो कानून बना दिया पार्लियामेंट ने बस बना दिया। क्या कहता था हॉब्स? कमांड ऑफ द सोवरेन इज लॉ, मेरा वचन ही मेरा शासन है, बात खत्म। लेकिन वहीं अगर लॉ की बात की जाए तो वो पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ में जब कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं कि नेचुरल लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉजिटिव लॉ। जो स्टेट ऑफ नेचर में जिन नियमों को लोग रेस्पेक्ट करते थे, लाइक रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, फिर उन्हीं नियमों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है स्टेट एज ए रिजल्ट ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट्स। और स्टेट को काम दिया गया कि आप कानून बना करके इन नियमों को प्रोटेक्ट करें और हमारे इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करें। तो जो नेचुरल लॉ है इट इज सुपीरियर टू पॉजिटिव लॉ। स्टेट अगर कोई भी कानून बनाता है और अगर वो कानून नेचुरल लॉ के विरुद्ध जाता है तो फिर वो कानून
वैलिड नहीं होगा। ये है रियल मीनिंग ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। द स्टेट इज लिमिटेड, लिमिटेड बाय व्हाट? लिमिटेड बाय natural laws. Natural laws are life, liberty and property as per law. मॉडर्न स्टेट्स ने जैसे यूएस ने या भारत ने नेचुरल लॉ के जगह पे या नेचुरल राइट्स के जगह पे फिर फंडामेंटल राइट्स बना दिया है। तो स्टेट के जो भी कानून हैं, जो भी नियम हैं, इट मस्ट बी इन लाइन विथ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ एग्जिस्ट्स प्रायर टू एंड अबोव द गवर्नमेंट। स्टेट मेड लॉज यानी कि पॉजिटिव लॉज मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ नेचुरल राइट्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इट लेज बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो नेचुरल लॉ है या नेचुरल राइट्स हैं, ये मॉडर्न संविधानों का बेसिस है। मॉडर्न संविधानों का हार्ट एंड सोल होता है फंडामेंटल राइट। आखिर संविधान बनाए क्यों जाते हैं? ताकि उसकी मदद से सरकार को लिमिट किया जा सके कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। सरकार के ऊपर जो मुख्य लिमिटेशन है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का स्रोत है नेचुरल राइट। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं विच आर इनएलिएनेबल, विच कैन नॉट बी टेकन बाय एनी गवर्नमेंट। वो कोई नहीं ले सकता, छीन सकता हमसे। और यहीं से ओरिजिनेट होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी कोई कानून बनाती है, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इस ग्राउंड पे भी चैलेंज किया जा सकता है कि द कंटेंट ऑफ द लॉ इज अगेंस्ट द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, या कंटेंट ऑफ द लॉ इज आर्बिट्ररी, इट इज अगेंस्ट नेचुरल लॉ। अगर लॉ की भाषा में कहा जाए तो इट इज अगेंस्ट आवर राइट टू लाइफ, लिबर्टी। भारत में फॉर एग्जाम्पल मेनका केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी विल ऑल्सो बी फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब एक कानून था आईटी एक्ट, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। उस कानून की मदद से ऑनलाइन कंटेंट अगर कोई डालता है, अगर वो ऑब्जेक्शनेबल है अगेंस्ट द स्टेट, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, और फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने इंटरप्रेट किया इन हायर स्पिरिट, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये है एक अच्छा एग्जांपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जहां पे एक कानून जो पार्लियामेंट पास करती है उसको सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं इवैल्यूएट किया जाएगा कि उस पार्लियामेंट ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं कानून बनाने के लिए। उसको इस ग्राउंड पे भी इवैल्यूएट किया जाएगा कि जो कंटेंट ऑफ द लॉ है वो हायर लॉज यानी कि नेचुरल लॉ के लाइन में है कि नहीं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ही है कि नेचुरल लॉज आर मोर इंपॉर्टेंट देन पॉजिटिव लॉ, एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि पॉजिटिव लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेचुरल लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज फॉलोड इन कंट्रीज लाइक यूएस, इंडिया। यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट अपने आप आ जाएगा। दिस इज बेसिस फॉर फंडामेंटल राइट्स। थोड़ा सा और बात करते हैं हॉब्स एंड लॉक के व्यू ऑन लॉ के बारे में, कानून के बारे में। हॉब्स का एक फेमस कोट है, एब्सेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी। ये हमने देखा था पहले भी हॉब्स के दौरान। इसका मतलब फिर से समझते हैं। तो हॉब्स ने तो लॉ का मतलब सिर्फ पॉजिटिव लॉ को ही पहचाना है, नेचुरल लॉ को तो उन्होंने पहचाना नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए रियल लॉ, बिकॉज इट लैक्स एनफोर्सेबिलिटी। तो हॉब्स कहते हैं कि इफ देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ क्रिएटेड बाय द सोवरेन या लेवियाथन लिमिटिंग पीपल्स एक्टिविटी, दैट मीन्स पीपल आर फ्री टू डू दैट एक्टिविटी। ये कोट का यही मतलब है। जैसे लेवियाथन को क्यों बनाया गया है? ताकि वो लोगों के राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे, और उसके लिए लेवियाथन कुछ कानून बनाएगा। अब अगर कोई एक स्पेसिफिक कानून नहीं है लेवियाथन द्वारा, तो इसका मतलब हमारा अधिकार है कि हम वो काम कर सकते हैं। जैसे कोरोना पैंडेमिक के दौरान सरकार ने नियम बनाए कि आप शाम को, कुछ दिन तक तो कंप्लीट लॉकडाउन था, उसके बाद नियम बनाए कि आप शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते।
तो चूंकि एक स्पेसिफिक कानून बना दिया लेवियाथन ने, तो अब हम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। वो हमारा अब लिबर्टी कर्टेल हो गया वहां पे, क्योंकि वहां पे लॉ आ गया है। ठीक है, लॉ इज देयर एंड दैट इज वाई लिबर्टी इज कर्टेल, कि अब 6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकते हो। तो एब्सेंस ऑफ लॉ, ऐसा कोई नियम नहीं है, दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ आवर लिबर्टी। अगर कोई कानून नहीं है तो इसका मतलब हम वो काम कर सकते हैं। तो द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस कोट इज दैट इफ देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ लिमिटिंग एन एक्टिविटी, पीपल आर फ्री टू डू दैट एक्टिविटी। कोई टेंशन नहीं है, आप वो काम कर सकते हैं। अब लॉक का एक पॉपुलर कोट है रिगार्डिंग लॉ, इसको थोड़ा समझना है, और ये दोनों कोट एक साथ पूछ लिए जाते हैं। लॉक का कोट है नो लॉ नो लिबर्टी। यहां पे जो लॉ शब्द है, इट इज डिनोटिंग नेचुरल लॉ। एनीवे, लॉ के लिए नेचुरल लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉजिटिव लॉ। Positive law just or should be in line with natural law. The moment positive law deviates from the essence or spirit of natural law, it will be struck down, or it should be struck down on the grounds of violation of due process of law, on the grounds that it is arbitrary. यहां पे जो लॉ है वो है नेचुरल लॉ। तो लॉ कहते हैं कि नेचुरल लॉ के हिसाब से जो जो चीजें परमिटेड हैं वो हमारी लिबर्टी का हिस्सा है। अगर नेचुरल लॉ के हिसाब से जो चीजें परमिटेड नहीं हैं हम वो करते हैं, तो उसको लिबर्टी नहीं लाइसेंस कहा जाना चाहिए। तो लॉ की थ्योरी में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिबर्टी एंड लाइसेंस। यहां पे लाइसेंस का वो मीनिंग मत निकालिएगा कि गन खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है या बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। नो, लॉ हैज एक्सप्लेन्ड लाइसेंस इन वेरी स्पेसिफिक वे। लॉ कहते हैं कि अगर हम नेचुरल लॉ के हिसाब से अपनी लिबर्टी इंजॉय कर रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली लिबर्टी। बट इफ इन द नेम ऑफ लिबर्टी हम अपने लिबर्टी के ऊपर ओवर फोकस करते हुए दूसरों की लिबर्टी इंक्रोच करने लगे, तो फिर उसको लिबर्टी ना कह के उसको कहा जाएगा लाइसेंस। एक्चुअली इट विल बी कॉल्ड वायलेशन ऑफ लिबर्टी ऑफ अदर्स, एंड फॉर अस इट विल बी कॉल्ड डीजेनरेटेड प्रैक्टिस ऑफ लिबर्टी, जिसके लिए स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल किया है लॉक ने, लाइसेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट इन लॉक, ठीक है। अब साथ ही साथ राइट टू लिबर्टी इज ऑल्सो ए नेचुरल राइट इन लॉक। अब आपकी लिबर्टी का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ योर राइट टू लिबर्टी टू ड्राइव ए कार। यू आर फ्री टू ड्राइव ए कार, कोई दिक्कत नहीं है, आप कार ड्राइव कर सकते हैं, आपकी लिबर्टी का हिस्सा है। बट आपकी लिबर्टी आप इस लेवल तक ले जाएं कि आप रॉन्ग साइड से कार ड्राइव करें और बोले कि ये मेरी लिबर्टी है जी, बिकॉज मेरा नेचुरल राइट है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एंड प्रैक्टिसिंग माय नेचुरल राइट ऑफ लिबर्टी मैं रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाऊंगा। तो अपने इस राइट को प्रैक्टिस करने के चक्कर में आप दूसरे की नेचुरल राइट टू लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, सामने वाला मर सकता है। तो इस केस में आपका जो ये अटेम्प्ट है टू एंजॉय योर राइट टू लिबर्टी, दैट एक्चुअली विल बी नॉट लिबर्टी बट लाइसेंस। अब आप इस कोट को समझने के लिए तैयार हैं कि जो भी एक्टिविटी नेचुरल लॉ के हिसाब से जस्टिफाइड है वो हमारे लिबर्टी का हिस्सा होंगे। अगर नेचुरल लॉ के हिसाब से अनजस्टिफाइड है, और कब अनजस्टिफाइड होते हैं, जब हम अपने राइट्स पे ओवर एम्फेसाइज करते हुए दूसरों के राइट्स को इंक्रोच करने लगते हैं, उस केस में इट इज नॉट लिबर्टी, इट इज रादर लाइसेंस। कल आखिरी वीडियो होगा लॉक के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लॉक ने इतना एम्फेसाइज किया है प्रॉपर्टी के ऊपर कि इस कारण से उनको खूब क्रिटिसाइज किया जाता है। उनको कहा जाता है एजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास या बॉर्जुआ क्लास। उनकी थ्योरी ऑफ वेल्थ देखेंगे कल, और फिर उनका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही टुमारो विल बी एबल टू रैप अप लॉक, हु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न टाइम थिंकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।